आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध एनालिसिस। तारीख 27 सितंबर 2020, जब कॉकेशस की पहाड़ियों पर सुलगते हुए शोले अचानक तेजी से दहकने लगे और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी तपन दूर दुनिया तक महसूस की जा रही। शोलों से निकलने वाली आग और उसके होने वाले धमाकों की गूंज आज हमारे कानों तक सुनाई पड़ रही। आर्मेनिया और अजरबैजान में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध के माध्यम से अजरबैजान नागोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा करना चाहता है। अजरबैजान का कहना है कि नागोर्नो काराबाख हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हमारी सीमा के अंतर्गत है, लेकिन आर्मेनिया ने इस पर अनाधिकृत अपना नियंत्रण ले लिया। नमस्कार, मैं उपमन्यु। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के साथ समीकरण बदले। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का गठन हुआ। सोवियत रूस के प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान और आर्मेनिया को सोवियत संघ में शामिल किया। यूएसएसआर में गणराज्यों की सीमा रेखा खींचते हुए दरअसल जोसेफ स्टालिन ने नागोर्नो काराबाख को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण अजरबैजान की सीमा में रखा। सीमाओं के बंटवारे में इस बात को भुला दिया गया कि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई मूल के कैथोलिक ईसाई रहते हैं। जिस समय यह बंटवारा किया गया उस समय नागोर्नो काराबाख के मूल निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया और आर्मेनियाई लोगों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के सशक्त नियंत्रण के कारण ज्यादा इस बात को तूल नहीं दिया जा सका। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समीकरण फिर से बदले। नागोर्नो काराबाख ने 1991 में अजरबैजान से अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया। आर्मेनिया ने इसको समर्थन किया। यद्यपि आज तक नागोर्नो काराबाख के गणतंत्र को किसी भी देश के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन इस छोटे से गणतंत्र में, जिसका एरिया भी 4400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, उसका अपना एक राष्ट्रपति है, उसकी अपनी संसद है, उनकी अपनी एक सेना है जिसमें हर नागरिक को सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। माना जाता है कि प्राचीन आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाख ही वह जगह है या वह जगह थी जो उसका 10वां प्रांत कहलाता था और उस समय इसे आर्टसर के नाम से जाना जाता। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में अपने कब्जे को लेकर युद्ध छेड़ दिया। आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
1991 से यह युद्ध निरंतर होता रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई। भयानक युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः सोवियत संघ के दखल से सीज फायर किया गया। इस सीज फायर में अजरबैजान और आर्मेनिया के रक्षा मंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर किए और नगोर्नो काराबाख के सैनिक कमांडर के भी अपने साइन। रूस की मध्यस्थता से यह सीज फायर लागू किया गया, लेकिन इस सीज फायर के परिणाम के अंतर्गत आर्मेनिया का नियंत्रण नगोर्नो काराबाख पर बना रहा। यही कारण है कि अजरबैजान हमेशा नगोर्नो काराबाख को पुनः अपने नियंत्रण में लेने के लिए युद्ध करना चाहता है। आइए सीधे वर्तमान में चलते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में प्रदर्शन किए गए। सरकार से मांग की गई कि नागोर्नो काराबाख पर कब्जा किया जाए। तुर्की पहले से ही अजरबैजान को इस विषय में समर्थन देता रहा है। 27 सितंबर 2020 से शुरू हुआ युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होता जा रहा है। अब तुर्की खुलकर अजरबैजान की मदद कर रहा है। तुर्की ने न सिर्फ अपनी सैन्य सहायता अजरबैजान को मुहैया कराई है, बल्कि सीरिया से अपने भाड़े के लड़ाके भी अजरबैजान की तरफ से युद्ध करने के लिए भेज दिए हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम को भूख से मरने के लिए छोड़कर अपनी सैन्य सहायता और फौज अजरबैजान मदद के लिए भेज रहा है। हमको एक बात और समझना होगा, तुर्की हमेशा से ही अजरबैजान का समर्थक रहा है। 1991-92 के समय भी उसने अनाधिकृत रूप से गोला बारूद और अपनी सैन्य सहायता अजरबैजान को मुहैया कराई थी। ये अलग बात है कि परिणाम में अजरबैजान नगोर्नो काराबाख को मुक्त नहीं करा सका। अजरबैजान पूरी ताकत के साथ में आर्मेनिया पर हमला कर रहा है। उसे तुर्की और तुर्की द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों का सैन्य समर्थन और पाकिस्तान का सैन्य समर्थन हासिल है। वह किसी भी स्थिति में नागोर्नो काराबाख पर कब्जा लेने से पहले युद्ध को विराम नहीं करना चाहता। विश्व के मानचित्र पर दो छोटे छोटे अनजाने से देश, जिन्हें इतिहास और भूगोल के विद्यार्थियों के अलावा लोग जानते तक नहीं है, वे अचानक पूरी दुनिया को अपने बारूद के धमाकों से डराने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही सोवियत संघ के हिस्से रह चुके हैं और आज भी दोनों देशों के साथ रूस के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। एक तरफ रूस की सीमाएं अजरबैजान से लगी हुई हैं, वहीं आर्मेनिया रूस के साथ CSTO के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस ट्रीटी के माध्यम से यदि आर्मेनिया पर युद्ध होता है तो रूस उसे मदद करने के लिए वचनबद्ध है। जाहिर है रूस अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के बीच युद्ध नहीं, शांति चाहता है, और यही कारण है कि लगातार रूस ने सीज फायर के लिए दोनों पर अपना दबाव बनाया।
युद्ध के 13वें दिन रूस के प्रयासों से 10 अक्टूबर 2020 मॉस्को में एक मीटिंग रखी गई। 10 घंटों की मीटिंग के पश्चात सीज फायर का निर्णय लिया गया। सीज फायर से पहले इन 13 दिनों में भयानक गोला बारूद के फलस्वरूप हजारों जाने गई। आर्मेनिया से लगभग 14,000 सैनिक और नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई। वहीं अजरबैजान को भी 11,000 सैनिकों और नागरिकों की जान गंवानी पड़ी। लेकिन ये क्या हुआ? मॉस्को की अपील पर सीज फायर की घोषणा 24 घंटे भी कायम नहीं रह सकी। युद्ध फिर भड़क उठा। ऐसा लगता है अजरबैजान पहले भी इस सीज फायर के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। वह किन्हीं भी हालत में युद्ध नहीं रोकना चाहता। क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मानवता की भयानक त्रासदी क्या हम भूले नहीं हैं? जब लगभग 1 करोड़ सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई और 2 करोड़ सिपाही या तो युद्ध के मैदान में घायल हुए या लापता हो गए। इसके अलावा 1 करोड़ नागरिकों ने भी अपनी जान की आहुति दी। कुल 4 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 6 वर्षों के इस काल में 7 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके अलावा युद्ध के बाद हुए परिणाम आज भी हमें युद्ध की विभीषिका से आतंकित करते हैं, जहां पर भयानक गरीबी, कुपोषण, बीमारियां, सबका सामना हमको करना पड़ा है। युद्ध के भयानक परिणामों से परिचित होने पर भी युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ अजरबैजान अपने कट्टर समर्थकों के साथ पूरी ताकत से युद्ध कर रहा है, जिससे नागोर्नो काराबाख पर कब्जा किया जा सके। वहीं आर्मेनिया भी अपनी पूरी ताकत से नागोर्नो काराबाख को बचाकर वस्तुतः आर्मेनियाई अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसे आर्मेनियन पीएम निकोल पाशियान के ट्वीट से भी समझा जा सकता है। 28 सितंबर 2020 को ट्वीट में उन्होंने कहा, सभी आर्मेनियन लोगों को हमारे इतिहास, हमारी मातृभूमि, पहचान, हमारे भविष्य और हमारे वर्तमान की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने लोगों और हमारे आर्टक को बचाव करने के लिए 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। आर्मेनियन प्रधानमंत्री को यह युद्ध आर्मेनियन संस्कृति के अस्तित्व पर संकट क्यों नजर आ रहा है? इसे समझने के लिए आइए फिर से हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व सन 1915 से 1923 आर्मेनियाई नरसंहार, आधुनिक युग का पहला बर्बर नरसंहार, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य वर्तमान में तुर्की द्वारा 10 लाख से अधिक आर्मेनियाई नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगभग 15 से 20 लाख आर्मेनियाई लोग अपनी जान बचाकर घर बार छोड़कर अन्य देशों में चले गए थे। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ये सभी आर्मेनियाई मूल के लोग सैकड़ों वर्षों से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और ये सभी समृद्ध और बुद्धिमान लोग थे जो हमेशा अपने कामों में लगे रहते थे। इनकी हत्या की एक महत्वपूर्ण वजह इनके बौद्धिक प्रभाव और संपन्नता से ईर्ष्या थी।
ऑटोमन साम्राज्य के राजनीतिक लोगों को लगता था कि कहीं इनकी योग्यता से हमारी राजशाही को चैलेंज न किया जा सके। नागोर्नो काराबाख और आर्मेनियाई नागरिकों द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी नागरिक इस नरसंहार में मारे गए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में इस दिन जनसंहार स्मारक पर सभी नागरिक आते हैं और अपने पूर्वजों की याद में उन्हें फूल चढ़ाते हैं। पोप फ्रांसिस ने इस नरसंहार को सदी का पहला बड़ा नरसंहार बताया। क्या आर्मेनियंस ने इतिहास से कोई सबक सीखा है? इतिहास के विभिन्न चरणों में निरंतर होने वाले दमन से क्या वे आज भी कुछ सीख ले पाएंगे? या आर्मेनियन कौन है, थोड़ा सा जानते हैं। प्राचीन आर्मेनिया में झांकते हैं तो दुनिया की सबसे समृद्ध व बुद्धिमान सभ्यताओं में अग्रणी सभ्यताओं में से एक है। आर्मेनियाई इतिहास बताता है कि ये लोग काफी बुद्धिमान थे, तो जाहिर है संपन्न भी रहे, किंतु कभी भी अच्छे लड़ाके नहीं बने। हमेशा पलायन करते रहे दूसरे देशों में। दूसरे देशों को इन्होंने हमेशा अपनी बुद्धिमानी और योग्यता से लाभ पहुंचाया, लेकिन अक्सर ये बुद्धिमानी उस देश के लोकल लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी और उनके नरसंहार का भी। आर्मेनियाई नरसंहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा लगता है जैसे आर्मेनियाई अपने बुद्धिमानी और संपन्नता के कारण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाए। वे दुनिया में फैले हुए, लेकिन आज भी वे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर चुपचाप बैठे। आज भी उनकी सोच यही है कि हमारे लिए रूस करेगा, फ्रांस करेगा, हम तो बस पलायन करेंगे। इतिहास ने हमें अच्छे से समझाया है कि आप यदि लगातार पीछे हटते जाएंगे तो एक दिन आप स्वयं सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नजर आएंगे। हाँ, वक्त कुछ ज्यादा या कम हो सकता है, फिर आप कितने ही बुद्धिमान या संपन्न क्यों ना हो, अपने देश या अपनी जड़ों के साथ ही हम सम्मान पाते हैं। ईसा से हजारों साल पूर्व बुद्धिमान सभ्यता का अस्तित्व आज संकट में है। आप चाहे कितने भी विद्वान क्यों न रहे, या आपने नक्षत्रों की खोज ही क्यों न की हो, या दुनिया का पहला सौर कैलेंडर 365 दिन में एक वर्ष को विकसित करने का श्रेय भी आपको क्यों न जाता हो, लेकिन यदि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई करने में समर्थ नहीं हैं तो एक दिन आपको नष्ट होना होगा। अंत में हम ये देखेंगे कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो का सदस्य होने के कारण यदि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य उस देश को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुर्की पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि तुर्की खुद आगे होकर अजरबैजान की मदद कर रहा है। इसलिए नाटो से उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। रूस को आगे पीछे आर्मेनिया की मदद करनी ही होगी, लेकिन इसके लिए रूस को पहले आधार तलाशना होगा, क्योंकि जिस नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान युद्ध कर रहा है, वास्तव में सीमाओं के निर्धारण में रूस ने ही यह कब्जा अजरबैजान को दिया था। यह अलग बात है कि कभी भी नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान का नियंत्रण नहीं रहा। जहां तक फ्रांस का सवाल है, फ्रांस आर्मेनिया को कैसे भी मदद दे सकता है। फ्रांस वैसे भी इस्लामी कट्टरपंथ के सख्त खिलाफ है।
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान तुर्की का सिर्फ एक पिछलग्गू है। उसे जो तुर्की से ब्लाइंड समर्थन मिलता है, वह सिर्फ उसका कर्जा चुका रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भविष्य में भी तुर्की का ब्लाइंड समर्थन पाने के लिए जुगाड़ में है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के अजरबैजान से पुराने संबंध हैं। वह अजरबैजान से तेल लेता है और इसके बदले में अजरबैजान को सैन्य उपकरण की आपूर्ति करता है, और इजराइल से प्राप्त इन्हीं हथियारों की वजह से अजरबैजान आर्मेनिया पर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन वैश्विक समीकरण की बदलते ही इजराइल कभी भी अजरबैजान को हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। तुर्की को अपनी सीमाएं समझनी होगी, अन्यथा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।